नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। साहित्य, संगीत, कला, मनोरंजन से भरपूर कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 24 और 25 दिसंबर को गौरहरि इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे सेलिब्रिटीज को, आप देखेंगे अभिनेताओं को, आप देखेंगे जाने माने लेखकों को और आप देखेंगे कला से विभिन्न आयामों से जुड़े हुए रचना धर्मियों को। और एक नए उद्देश्य के साथ हर बार होता है ये लिटरेचर फेस्टिवल। लिटरेचर फेस्टिवल मतलब सीधे सीधे बुक फेस्टिवल, सीधे सीधे राइटर फेस्टिवल। और मकसद क्या? साहित्य को बढ़ावा देना, उसका संवर्धन करना, सोचना, विचारना, ये साहित्य कहां जा रहा है, साहित्य की दिशा क्या है और साहित्य की दशा क्या है। क्या साहित्य अपनी उपादेयता सिद्ध कर रहा है या कहीं और भटक रहा है? क्या बाजारवाद हावी हो रहा है? क्या पाठकों की रुचि भी बदल रही है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। कानपुर फेस्टिवल के जो प्रमुख हैं डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी। आलोक जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। और साथ में हमारे साथ हैं अनीता मिश्रा जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। आलोक जी, आप तो देखिए चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं जी और मनोचिकित्सक हैं, जाने माने हैं जी। उसके बाद भी आपका रुझान, जब मैं लिटरेचर की ओर देखता हूं, मैं रुझान आपका कला की ओर देखता हूं, तो लगता है कि वास्तव में समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण बहुत कुछ संवर रहा है, सुधर रहा है और आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर आपका अभिनंदन और अनीता जी आपका भी अभिनंदन। मैं सबसे पहले आलोक जी शुरुआत मैं करूंगा कि इस बार जब आप चौथा लिटरेचर फेस्टिवल करने जा रहे हैं, क्या थीम है इसकी? इस बार क्या आप दे रहे हैं अपने लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से? जी धन्यवाद आज ये मौका देने के लिए। देखिए, ये फेस्टिवल जब हम लोगों ने शुरू किया था 2018 में जी, तो चूंकि ऐसा है कि कुछ हमारे परिवार के लोगों का, मेरे रिश्तेदारों का, हिंदुस्तान में कुछ सिनेमा जगत से, कुछ साहित्य के लोगों से, कुछ एकेडमिशियन से और कुछ थिंकर से है दोस्तियां, जिनको मैं कहूँगा। तो अब पर्पस पहले तो ये हुआ कि अगर हम लोग छोटे स्तर पर ही सही उन लोगों को बुला के कानपुर में मौका ये दें कि वो आके जो उन्होंने अपने मयार हासिल किए हैं अपने अपनी फील्ड में, तो कानपुर की जनता उनसे रूबरू हो सके और ये जान सके कि वो लोग किस प्रोसेस से गुजरे हैं, क्या उनकी सोच है और किन चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। तो बेसिक पर्पस तो ये था 2018 में। तो उसमें लोग जुड़ते गए, थोड़ा उसका रूप बड़ा हो गया। हम लोगों ने कभी भी पिछले 3-4 बार में भी कोई थीम पर से ऐसी नहीं रखी जी जी, पर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उस समय का जो मौजूद टॉपिक हो, हाँ, देश में चल रहा हो, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है जी जी। तो लास्ट ईयर भी एक सेशन किया गया था जिसमें कुछ लोगों को बुलाया था जिनके ताल्लुकात थे हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी भगत सिंह और आज़ाद जी के, खासकर मुसद्दी जी जिनके घर में आज़ाद जी ठहरते थे। जी जी जी। और भी लोगों को बुलाया था जो उस विषय के जानकार हैं। तो प्लस साल डेढ़, उस एक साल के गैप में जी, जो कुछ नई किताबें आई होती हैं जो महत्वपूर्ण लोगों ने लिखी हैं, या सिर्फ लेखक ही नहीं, एक तरह की कुछ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि एक तो होता है कि लिटरेचर जो लेखक हैं वो जुड़ते हैं
और वो गंभीर डिस्कशन करते हैं कि साहित्य किस दिशा में जा रहा है, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस होती है। उस तरह के लेखक भी आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन हम लोगों का पर्पस था कि कानपुर के यूथ को और भी लोगों को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम थोड़ा एक्सपोजर दे सकें। तो हमारे यहाँ इसको आप राइटर फेस्टिवल अगर कह लें, तो उसमें वो लोग हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो लोग हैं जो गीत लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। तो इस तरह के लोगों को बुला के एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश है, जिससे थोड़ा विचार विनिमय हो सके, बच्चे बात कर सकें, लोग अपने मन की बात कर सकें, उनकी सुन सकें। तो सारा मकसद इस लिट फेस्ट का ये है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन एक बात आपने कहा बहुत अच्छे ढंग से कि आपने आज़ादी का जी अमृत महोत्सव है उससे जुड़ करके भी किया जी। उस समय जब आप जुड़े, आपने इस पर विचार विमर्श किया, क्या आया आपको समझ में? आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल में ये साहित्य किधर जा रहा है? क्या वो राष्ट्रभक्ति, वो देशभक्ति, वो जो जज्बा अपने राष्ट्र के प्रति, क्या उस तरीके का लेखन दिख रहा है, या कहीं कुछ पाठकों की अभिरुचि के अनुसार दिशा बदल चुका है? नहीं, दिशा तो बदली है जी। दिशा किधर जा रही है दिशा? ये अब एक किधर तो बड़ी परिवर्तन वाली चीज है, क्योंकि देखिए जिस समय आज़ादी का दौर चल रहा था और जो लोग लड़ रहे थे, उस समय ऐसे साहित्य की जरूरत थी जो लोगों में उत्तेजना भरे और देश के लिए कुछ करने का जज्बा लाए। वो साहित्य अभी भी लिखा जाता है, लेकिन 70 साल में 75 साल में जो सिलसिला शुरू हुआ था आज़ादी का, उसमें उतार चढ़ाव देश ने देखे हैं। अब हम लोग प्रॉस्परस कंट्री हो गए हैं थोड़ा। उस समय एक प्रकार की मुफलिसी थी देश में, अब थोड़ा सा तो देश फाइनेंशियली भी थोड़ा पेट भर गए हैं, इसको मुझे ये कहना चाहिए। तो जब पेट भरते हैं तो लोगों का ध्यान और चीज़ों पे जाता है। तो अब अगर वो आज़ादी की गंभीर बात भी कही जाए तो वो भी कही जाती है उस ढंग से जो लोगों के दिलों को अपील करे। मतलब क्या कहना चाहिए उसको, रंग दे बसंती जब होती है, जी। एक रंग दे बसंती जब बनाते हैं राकेश मेहरा, तो बात वही भगत सिंह और आज़ाद की कर रहे हैं, लेकिन रूप उसका नया है। तो साहित्य में भी वैसे ही है, वो लिखने के तरीके बदल गए हैं और जनरेशन भी पूरी बदल गई है। जो जानना तो चाहते हैं, पर वो जानना अपने ढंग से चाहते हैं। ठीक बात है। तो शायद वो एक जो वजन और गंभीरता का मसला जो है, वो शायद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है साहित्य में इस वक्त, क्योंकि कहानियां चाहिए सबको कहा है। लेकिन नीता जी, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कहते कहानियां चाहिए, लेकिन कहानियां प्रेमचंद की थी, कहानियां गुलेरी जी की थी, कहानियां जो है जयशंकर प्रसाद की भी थी, और वो हमको झकझोर देती थी। ताई हो, उसने कहा था, तमाम ऐसी कहानियां थी। लेकिन अब वैसी कहानियां नहीं पढ़ने को मिल रही है। देखिए, टाइम के साथ साथ भाई जो समाज में कहानीकार कहाँ से लेगा? जी, समाज से ही लेगा। तो जो समाज से मिल रहा है वही देता है, उसमें अपनी कल्पना मिला के, अपनी जो भी उसका साहित्यिक पुट है दे के देता है। तो उस समय ठीक है, उस तरह की लिखी गई। आपकी बात आपकी कहीं ना कहीं सही है कि प्रेमचंद जी जैसा लिखते थे वैसी एक सरल कहानी क्यों नहीं मिलती अब हमें, कि हमें याद रह जाए। जी। आज भी जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे पास ले दे के होता है, प्रेमचंद की कहानी याद आती है, प्रेमचंद का ही नाम होता है। उस तरह की उस सरलतम कहानियां नहीं लिखी जा रही हैं। उस तरह की बात सही है। तो समाज भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सोसाइटी भी, तो देखिए आप, समाज भी तो उतना सरल नहीं रहा है। लोगों की रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, आपसी रिश्ते, भावनात्मक उथल पुथल है। तो जो चीज़ें हैं वही आएंगी, उस एंगल से लिखी जा रही हैं अब कहानियाँ। अभी देखिए जिस किताब को इस साल बुकर प्राइज मिला, बहुत लोग कह रहे हैं कि हिंदी में पहली बार मिला है, कि वो किताब ही लोगों को नहीं समझ आ रही है कि क्या है। कहा जा रहा है कि क्या लिखा है, पल्ले नहीं पड़ रही है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। लेखिका का कहना है कि वो नई विधा में लिखी गई है। वो मैंने पढ़ी है वो किताब, डेफिनेटली वो एक नई तरह से लिखी गई है। लोगों को उस तरह की अभी हमारे यहाँ नहीं है, शायद वो बाहर का फॉर्म है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सरल चीजें मिलनी मुश्किल हो गई है। जबकि किसी राइटर का, शायद बच्चन जी का, किसी का, कारण हम मानते हैं कि जन जुड़ाव होना चाहिए जो साहित्य का, हाँ, वो नहीं हो पा रहा।
हाँ, वो नहीं हुआ है। ये- जन जुड़ाव का एक रीजन और है कि पहले हमारे पास इस तरह की किताबें थी जैसे गुलशन नंदा, इस टाइप की, तो वो ब्रिज बनाने का काम करती हाँ, थी। सही तो बात। गुलशन नंदा को पढ़ के कोई प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद तक भी पहुंचता था। तो अब वो फिक्शन खत्म हो गया वो है। फिक्शन का। तो अब लोगों के पास बीच का कुछ एक नहीं है। आपसे साहब, क्या पाठकों की रुचि भी कुछ बदल गई है? हाँ, बिल्कुल बदली है। क्या अब पाठक क्या चाहता है? अब पाठक इस तरह का कुछ चाहते हैं कि उनमें थोड़ा कुछ सस्पेंस हो, थ्रिलर हो। नॉन फिक्शन ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ये पब्लिशर भी कह रहे हैं, वो नॉन फिक्शन छापने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट, हाँ, वो नहीं, 3 चीजें चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो जो पहले कहा गया साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणीना, साहित्य संगीत कला तीनों चीजें मानी जाती थी। अब साहित्य संगीत कला, हर चीज में इंसान को शायद मनोरंजन चाहिए, वो हर चीज में मनोरंजन ढूंढ रहा है। तो उसी तरह से लोग फिर लिख भी रहे हैं कि जो मनोरंजन प्रधान चीजें हो। तो क्या इस मनोरंजन ने मार धाड़, खूनी साहित्य और अभी जो कथाएं आ रही है, जो वेब सीरीज आ रही है, क्या उनको बढ़ावा दे दिया है क्या? जैसे कि अभी एक किताब आई आपने कानपुर को लेकर के, बवाली कनपुरिया, तो क्या उसको बढ़ावा दे दिया क्या? नहीं साहब, देखिए, हाँ, 2 चीजें हैं जी। एक तो आप ये गौर करिए कि टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है इसमें। हाँ हाँ 1990 के पहले, या मैं 97-98 की बात कर रहा हूँ, जब मोबाइल नहीं था जी, इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी, जी, तो मैं एक मोटा तौर पे आप एक वाटरशेड मानिए 2000, जब इंटरनेट आ चुका था, लोगों की एक्सेस मोबाइल तक हो गई थी। जी, फिर तब से तो बढ़ते ही जा रहा है, हर 2 वर्ष में बदल जाता है, 6 महीने में बदल जाता है। तो लोगों के पास शब्द पढ़ने होते थे दुनिया जानने के लिए। तो साहित्यकार भी जो, और फिल्म वाले भी, जो दुनिया इर्द गिर्द की थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने समय की कहानी कह रहे थे। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, सारी दुनिया का एक्सपोजर एक साथ कर दिया। तो अब यहाँ भी लोगों को वो दिख रहा है जो अमेरिका में हो रहा है, जर्मनी में जो हो रहा है, रशिया में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है। तो इसका मतलब लोगों के पास कंपैरिजन करने का स्कोप बहुत बढ़ गया है। तो अब सब कुछ नहीं चलता, लोग देखते हैं लेकिन लोग इमीडिएटली क्रिटिकल हो जाते हैं कि ये सीरीज तो यहाँ से उठाई गई है। तो राइटिंग बदल गई है, फिल्मों की भी राइटिंग बदल गई है। क्या नहीं, तो ये क्या आपको लग रहा है कि अपना भी साहित्य वैश्विक उस पे हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें मतलब कहीं कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। विदेशों में जो लिखा जा रहा है वो अपना भारत में भी लिखा जा रहा है। अपने भारत में उसी तरह की राइटिंग, लार्ज स्केल की पॉपुलर राइटिंग उसी तरह की हो गई है। वो जो स्मॉल सीरियस सेक्टर है लिखने का, जी, जी, वो सेक्टर बहुत छोटा रह गया है। जी, जी। एक समय पे ये छोटा सेक्टर बहुत बड़ा होता था, जब प्रेमचंद जी की बात कर रहे हैं हम लोग। वो सेक्टर एक हिस्सा बन गया है, एक लार्जर, वही एंटरटेनमेंट बेस्ड राइटिंग का, उसका विजुअल आपको वेब सीरीज में सही है। हमारी कहानियों और कथाओं से गांव गायब हो रहा है धीरे धीरे, हाँ, किसान गायब हो रहे हैं, मजदूर गायब हो रहे हैं, जी, जी, शहर। अच्छा, इसलिए नहीं है। अच्छा, अब इसका मैं अगर आपसे पूछूं कि गांव गायब हो गए, किसान गायब हो रहे हैं, तो ये क्या बाजारवाद की देन है? क्योंकि बाजार में वही पुस्तकें आएंगी, वही स्क्रिप्ट आएगी जो जनता पसंद कर रही है। गांव में कौन जा रहा है, कौन पसंद कर रहा है, इसलिए वो सब चीजें दूर हो रही है। देखिए, कोई कुछ भी कहे, हाँ, वो मतलब तर्क के लिए और बताने के लिए कैमरे के सामने कुछ भी लोग कहें, पर ये बात तो सर सत्य है कि आजकल जो बदलाव आया है पोस्ट लिबरल इकोनॉमी जी, उसमें गेन और धन और नाम और ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई लोगों के लिए। अब वो गलत है या सही, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। तो आदमी सोचता है कि हम किताब लिख रहे हैं, तो वो स्वांता सुखाए या तो लिख के रखे रहे। स्वांता सुखाए, जैसे स्वांता सुखाए किताबें पढ़ी हैं हमारे, तो लेकिन अब उस तरह कोई नहीं लिखा। मैंने किताब लिखी, छपवाई नहीं बहुत दिनों तक। तो अब जब वो कुछ, लेकिन लोगों को लगता है इतनी लिखी है, और वो इर्द गिर्द देखता है कि हर बुक शॉप में एक रैक बनी हुई है इंडियन इंग्लिश राइटिंग की, तो वो लिखने लगता है। जैसे अगर आप गौर करें तो इंडियन माइथोलॉजी पे सडनली बहुत राइटिंग आ गई है, इंग्लिश में, हिंदी में, और वो ओरिजिनल कथाओं के तरह तरह के रूप और तरह तरह की थिंकिंग और पॉपुलर भी हो रही। अच्छा, बाजपेयी, अभी आपने बहुत अच्छी बात की। क्या आपको ये लगता है
कि हिंदी साहित्य से ज्यादा जो है अंग्रेजी साहित्य पढ़ा जा रहा। अगर आप हवाई अड्डे जाए, कहीं बड़े सेंट्रल स्टेशन पर जाए, कहीं जाए विनर्स क्या, तो अंग्रेजी किताबों को, अंग्रेजी साहित्य को तो वो सजा के खूब रखते हैं और हिंदी की किताबों को एक कोने में रख देते हैं। हाँ, तो सर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, अनीता भी शायद एग्री करेंगी जी। कॉम्प्लेक्स है कि पब्लिशिंग हाउसेस बहुत बढ़ गए हैं, किताबें छप बहुत रही हैं जी, लेकिन मुझे अभी भी शंका है कि लोग उतना पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये लेखक ज्यादा है, पाठक कम है। वो वेब सीरीज और विजुअल और व्हाट्सएप और यूट्यूब देख देख के लोग ज्यादा पढ़ते हैं और वही ज्ञान एक्सचेंज हो रहा है, वही ज्ञान एक्सचेंज। तो किताबें छप भी रही हैं और मतलब बिक भी रही है, पढ़ता हुआ कोई दिखता नहीं है। क्योंकि किसी भी आप कद्दावर राइटर से पूछ लीजिए जी, और ऑडियंस में जहां भी प्रेजेंट कर रहा हो वहां लोगों से पूछ लिए कि पढ़ा कितना लोगों ने, जी जी, तो वो बहुत कम परसेंटेज होगा। वो तो एक अजीब, एक मतलब माने कि पैराडॉक्स का समय है कि ये माना जाता है कि साहित्य के प्रति रुचि नहीं है और कह रहे किताबें बिक रही हैं, किताबें बिक रही। तो अगर ये किताबें बिक रही हैं तो कौन पढ़ रहा है इनको? ये भी एक बड़ी स्थितियां उत्पन्न नहीं, वो है पैराडॉक्स। इस वक्त शायद ये और थोड़ा समय लगेगा क्लियर होने में ये स्थिति। ठीक बात है कि एक तरफ सीरियस राइटिंग भी हो रही है, लेकिन वो सीरियस राइटिंग वाली किताबें जो कि, अच्छा एक सर दूसरा इसका पहलू एक और भी है जी, बड़े शहरों को छोड़ के छोटे शहरों से किताबों की दुकानें गायब हो गई हैं। ठीक बात है। वे लखनऊ में है 3-4, वो सस्टेन कर रहे हैं। दिल्ली बम्बई में आपको मिल जाएंगी, कलकत्ता में मिल जाएंगी। आप नॉर्मल किसी शहर में जाइए तो किताब की दुकान में जाके किताब खरीदने का जो सर्फिंग का सुख था, जो ललक थी उसमें, जो रौनकता थी जी, वो नहीं है, वो बिल्कुल। इवन स्टेशन पे जो व्हीलर थे अब उनपे भी बस चिप्स और कोल्ड ड्रिंक बिक रहे हैं किताबों के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो लोग अमेज़न पे वो खरीदते हैं जो उनको चाहिए होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनीता जी, जो अभी एक बातचीत कर रहे थे वाजपेयी जी कि परिवर्तन आया है, क्या आपको नहीं लगता है कि इधर कुछ समय से धर्म और अध्यात्म की ओर एक झुकाव बढ़ता चला जा रहा है? मैं आपको बताऊं, मैंने भी बहुत कथाएं सुनी, प्रवचन सुना है, उसमें श्रद्धा, संशय, विश्वास, ज्ञान, भक्ति, ये सब होता था। अब एक नया स्वरूप ट्रेंड हो रहा, कहन भगवान राम प्रबंधन के कुशल प्रवक्ता है ना, कहन हनुमान जी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो हनुमान जी के समान सुखी रहा हो। उन्होंने कहा अब एक नई बात आ गई, कैकेयी और सब कुछ क्या है, मंथरा को लेकर के कहने ये नकारात्मकता गलत है, सकारात्मकता थी ये, जिसके कारण भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। एक ये भी थीम आ गई। इसको आप किस रूप में देख रही है? क्या आपने कभी सोचा? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों की एकदम से बाढ़ आई हुई है। हाँ। और चाहे राजनीति, समाज, साहित्य, हम लोग भूतकाल की तरफ भाग रहे हैं। हाँ। अब हम लोग भूतकाल की तरफ क्यों भाग रहे हैं कि कुछ भविष्य इतना दिख नहीं रहा है सबको, या क्या है? क्या हमें पास वर्तमान में कहने के लिए चीजें नहीं है जो हम भूत की तरफ भाग रहे हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि माइथोलॉजी की बाढ़ आई हुई है, कि कोई एक कैरेक्टर पुराना उठाया, उसका इंटरप्रिटेशन किया। जैसा आपने कहा कि धार्मिक चीजें इस तरह की बढ़ गई हैं, नए नए इंटरप्रिटेशन लिख के कि नहीं इन्होंने ये इसलिए कहा होगा, एक काल्पनिक खड़ा करके कि नहीं ये कहा होगा, इसकी ये कहानी रही होगी इसके पीछे। बिल्कुल उसी हिसाब से प्रश्न। हाँ, अभी वो नाटक खेला गया कानपुर में और श्री श्री रविशंकर जी के उस पे नाटक खेला गया, उसमें ये दिखाया गया कि कैकेयी और मंथरा कोई नकारात्मकता को नहीं, वो सकारात्मकता थी जिन्हें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। अब ये इस रूप में भी प्रस्तुत किया गया। तो क्या ये जो नई बात आ रही है, इसे आप किस संदेश के रूप में देख रही हैं? इसमें डॉक्टर साहब नहीं, मैं तो देखिए इसको दो चीजें हैं सर जी। एक तो ये है कि कभी कभी देश काल में, समय के प्रवाह में जी, बदलाव तो हमेशा ही रहता है, परिवर्तन तो नियम है, लेकिन समाज भी कभी कभी ट्रांजिशन में फंस जाता है। जी जी जी। तो हिंदुस्तान में क्या हुआ है, हम मेरे ख्याल से एक ट्रांजिशन के दौर में हैं, जब हम अपनी अस्तित्व की मीनिंग, और मैं खैर उन और लोगों की तरह किसी को ब्लेम नहीं करता हूं कि
गुलामी करी, ये करी, वो सब तो समय का प्रवाह है, कौन आया कौन गया, ये सब बात की बातें। वो लड़ाई अगर छोड़ दी जाए 2 मिनट के लिए तो हम एक ट्रांजिशन के दौर में है और 70 साल देश की आजादी में कुछ होते नहीं है। तो अभी ट्रांजिशन में आप अपनी जब आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं तो आइडेंटिटी या तो आप वर्तमान में कोई बहुत पुख्ता काम हो, भविष्य तो आशंका है, सफलता है, वो तो भविष्य तो आप बाद में करोगे, तो हम पीछे दौड़ते हैं, नेचुरल, हर ह्यूमन बीइंग। अगर हम अपने घर में भी, हमारे घर में कोई क्राइसिस हो तो आप देखिए घरों में भी लोग बात करते हैं कि अरे हमारे दादाजी थे, वो थे महान, है ना, हमारे पिताजी ने समस्या ऐसे हल की, अरे आप अपनी हल करो। तो ये कोई बहुत साइकोलॉजिकली इट्स वेरी नॉर्मल। मतलब वर्तमान के हीनता बोध को हम भूत के गौरव से भरने की कोशिश कर हीनता भी ना हो तो भी एक लेकिन अर्थ बनाने के लिए। लेकिन एक बात है कि अभी एक साहित्यकार और कह रहे थे, हमें उसी से जुड़ा हुआ, उन्होंने जैसे कि हम लोग दशहरा बनाते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे असत्य पर सत्य की जीत, ठीक, बुराई पर भलाई। तो वो साहित्यकार कह रहे थे कि नहीं, ये गलत है कि बुराई पर भलाई की जीत हो गई। अगर बुराई पे भलाई की जीत हुई होती तो रावण के मंदिर अभी भी कैसे बने हुए हैं, रावण की लोग पूजा क्यों कर, अब एक भी थी। क्या साहित्यकार, जो हम लोग कहते थे समाज का दर्पण होता है, साहित्यकार समाज को आईना दिखाता है, साहित्यकार समसामयिक बिंदु उठा, क्या साहित्यकार भी, जैसा भी आप कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन और ये सब, क्या उसमें उलझ गया है और वो दिशा नहीं तय कर पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल उलझेगा ही। देखिए ये तो सर क्या है, सब समाज का हिस्सा है। क्या ये व्यवसाय से पूरी तरीके से जुड़ गया जिसके कारण ये स्थितियां बन गई? ये इंडियन माइथोलॉजी पे जो लिखा जा रहा है जी, इसको व्यवसायिक पार्ट तो है ही उसका, क्योंकि किताबें बिकती हैं। अमीश जी की किताबें देखिए कितनी बिकी हैं। हुआ ये है कि ये मैं बिल्कुल, अनीता जी भी शायद एग्री करेंगी कि अब पब्लिकेशन और लिखने से लोगों को एक्सप्रेशन का एक जरिया मिल गया है। तो किताब लिख लो, ना हो तो यूट्यूब पे बोलो, दे दो। हाँ। लेकिन अब देखिए शाश्वत कहानियां तो माइथोलॉजी में ही है, सबसे पहली कहानियां तो वही थी। तो हर आदमी जो लिखने चलता है वो कोई जरूरी नहीं कि क्रिएटिव होकर कोई नई कहानी निकाल दे। तो हमारी बेसिक माइथोलॉजी जो हमारा मस्तिष्क बनाती है, जो हर आदमी के जीवन का मेरू पर्वत जैसे स्पाइन है, वो हमारी माइथोलॉजी है हर कल्चर में, चाहे वो ग्रीक हो चाहे रोमन हो। जिन देशों के 300-300 साल की हिस्ट्री, उनकी माइथोलॉजी अमेरिका की नहीं है कोई, हमारी है। तो अब हम अपनी माइथोलॉजी से वो सब लेते हैं, लेकिन अब उसको हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट प्लस जो जनरेशन लिख रही है उसकी ट्रेनिंग वेस्टर्न स्टाइल में हुई है, रैशनल एरिस्टोटल ग्रीक वाली। हमारी ये बड़ी एक्सपीरियंशियल थिंकिंग वाली थी, अनुभव वाली। तो अब हम ले रहे हैं राम जी को और प्लेस हम उनको आज की तारीख में करना चाहते हैं। जब हम आज की तारीख में करेंगे तो आजकल के बच्चे मार्केटिंग, मैनेजमेंट यही सब जानते हैं, तो इसीलिए उसको प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी के ऊपर मैनेजमेंट की कितनी किताबें हैं। तो गांधी जी खुद सुनते तो सोचते मैं मैनेजर के अलावा कुछ हो ही नहीं। तो अब लोग लिख रहे हैं सर, ये सब तो अच्छा है, चलने दीजिए, चर्निंग है। अनीता जी, यही सब कुछ कारण है, यही कुछ ऐसे उलझाव है, यही है कि अब साहित्य की कोई दिशा नहीं, क्योंकि हमारे तो कहा जाता है कि साहित्य का उद्देश्य सकारात्मक, जी, साहित्य का उद्देश्य समाज हित, साहित्य का उद्देश्य राष्ट्र हित। लेकिन क्या इसी उलझाव के कारण साहित्य का उद्देश्य भटक गया और पठान जैसी जब फिल्म आने वाली होती है तो उस पर विवाद खड़े हो जाते हैं, कलाकारों को लेकर के विवाद खड़े हो रहे हैं। इस बारे में आप लोग क्या सोचती है? रंग को लेकर के रंग को लेकर के विवाद खड़े हो रहे हैं। क्या आज ये जो साहित्य है जो परोसा जा रहा है, वो क्या खास तौर से ये जानबूझ करके विवादों में घिराया जा रहा है, या फिर एक नई विचारधारा ऐसी चल रही है जो अब ये सब पसंद करने वाली नहीं है? देखिए, ये तो खैर आपने सिनेमा की बात की जो विवाद से जुड़ा है। ये तो दुखद बात है कि हमारे यहाँ साहित्य पे सिनेमा बहुत कम बना है। बाहर ऐसा बहुत होता है कि बड़ी बड़ी साहित्यिक कृतियों पे बने, अपने यहाँ तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि अच्छी साहित्यिक कृतियों पे सिनेमा बने। और रही सिनेमा में ये विवाद की बात है, तो
अभी तो विवाद, अननेसेसरी के विवाद बिना मतलब क्यों पसंद किए जा रहे हैं, या ये एक कह सकते हैं कि खुद सिनेमा बनाने वाले भी हो सकता है क्रिएट करवाते हो, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी है ना। तो हो सकता है, जरूरी नहीं जो विवाद कर रहे हो वो किसी बुरे इंटेंशन से कर रहे हो सकता है विवाद करवाया गया हो कि थोड़ा उसको हाइप मिले, उसकी चर्चा हो किसी वजह से। और बाकी तो ये इस समय आप देख ही रहे, कभी हर चीज का रंग का भी रिलीजन है, लोगों का तो है ही को, तो किसी भी चीज से कुछ भी निकाला जा रहा है, अजीब टाइप की मनमानी इंटरप्रिटेशन कोई कुछ भी कर रहा है। तो ये अनावश्यक है विवाद, ये क्यों किए जा रहे हैं, इससे किसी का क्या भला होगा ये सब डिस्कशन करने से, और किसी पर्टिकुलर को टारगेट करने से क्या होगा, क्योंकि कोई सिनेमा है तो उसमें पूरी टीम होती है और उसमें हर तरह के रिलीजन और कास्ट के लोग होते हैं। कम से कम बॉलीवुड इन चीजों से अब तक दूर था, अब बॉलीवुड भी इन सब चीजों में घिर गया है। वो एक ऐसा प्लेस माना जाता था जहाँ बड़ी हार्मनी है, एक सेक्युलर प्लेस है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब वहां से भी इस तरह के विवाद खड़े होने शुरू हो गए, तो फिल्में मुहिम चलाई जाती है कि फला फिल्म को हमें पिटवाना है, इसका बायकॉट। हर फिल्म के साथ एक बायकॉट का ट्रेंड हो गया, कभी इधर वाले बायकॉट करते हैं, कभी उधर वाले बायकॉट करते हैं। तो मतलब सिनेमा पे प्रहार, साहित्य पे प्रहार, हर चीज की अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन साहित्य सिनेमा कला से खत्म हो जाएगा तो फिर वो उस पर कुछ ऐसा कहने को बचेगा नहीं। फिर तो टोटली इस टाइप की चीजें बनेंगी जो चंद लोग चाहेंगे, तो उसको फिर एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा सिनेमा और साहित्य में, तो बचेगा क्या। तो अभी आप एक बात कह रही थी कि कभी कभी सिनेमा वाले भी इस तरीके के विवाद खड़े करवाते हैं, क्या ये सब तो साहित्यकार को क्या इससे नहीं बचना चाहिए? मान लीजिए अगर कोई सिनेमा वाला कहता है स्क्रिप्ट देखी हमारी और कहा कि इसमें ये आरोप डाल दो, इसमें भगवान गौर डाल दो, ये डाल दो, तो साहित्यकार भी क्या इतना बिक गया है, इतना गिर गया है, इतनी उसकी गिरावट आ गई है कि वो उसके कहने से कर देता है और जिसके कारण बखेड़े खड़े हो जाते हैं? वो करता सर, देखिए ये क्या है कि किताबें तो जब अंग्रेजों के समय में भी होती थी जी, लोगों को पता नहीं लगती थी। अब हम ढूंढते हैं जब शुदा किताबें तो पूरा एक ग्रंथ तैयार हो जाता है। हर किताब, हिंद स्वराज बैन कर दी गई थी, और भी किताबें बैन कर दी गई, अंगारे बैन की गई, अंगारे बैन की गई थी। तो उस समय वतन प्रेमचंद की उस समय पता कैसे लगता लोगों को? आजकल ये सब देखिए, एक तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आप बार बार कह रहे हैं वही सत्य है, ये होता है। और उसके बाद उसका जो हंगामा होता है जी, 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 वो कॉमर्शियल फैक्टर है। कॉमर्शियल फैक्टर। और अमेरिका में सर एक शब्द कहा जाता है 15 मिनट्स ऑफ फेम। 15 मिनट्स ऑफ फेम के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये सिलसिला पहले था नहीं, अब ये 15 मिनट्स ऑफ फेम का चक्कर है। अब वो कलर पे दीपिका जी ने क्या पहना और शाहरुख साहब ने क्या पहना, उस कलर के पीछे अब झंझट होंगे। तो कुछ लोगों ने किया ऑब्जेक्शन, आप उनके बारे में भी जान गए और फिल्म के बारे में भी जान गए। तो ये जानबूझ के सर हुआ हो चाहे ना हुआ हो, अंत में बेनिफिशियल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। आमिर खान साहब की फिल्म लाल सिंह चड्ढा अच्छी फिल्म थी, अच्छी लिखी गई थी, लेकिन वो इन्हीं सब वजहों से नहीं चल पाई। तो मेरे ख्याल से ये तो बात सही है कि मैं उतना भटकने पे तो मैं साहित्यकार नहीं हूँ, छोटा ही बहुत लिखने के अलावा। वो तो एक बहुत लार्जर प्रश्न है, वो भटका है नहीं भटका वो तो इतिहास बताएगा जब रिट्रोस्पेक्ट में कोई थीसिस करेगा उस पे। पर एक बात निश्चित है जो सोचनी पड़ेगी कि हम एज अ कंट्री जब लिटरेचर, आर्ट, एक्सप्रेसिव आर्ट, इन सब की बात करते हैं तो हम क्या इररिलेवेंट बातों पे इतना ध्यान देंगे कि हम उन चीजों का रस खत्म कर देंगे, कि हम कव्वाली को मुसलमान कहने लगेंगे और भजन को हिंदू कहने लगेंगे? ठीक बात है। क्या दोनों तरफ से कोई इसका मैं हिंदू मुस्लिम ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई। संगीत है, संगीत कॉमन धरोहर थी भारत की। लेकिन ये, और जब गाते हैं आप सबको पता है कि सूफी कव्वाली तो खुसरो साहब हैं, मीराबाई के भजन हैं, सब गाते हैं लोग। तो उसमें कहाँ ये सब, मेरे ख्याल है ये मनुष्य के दिमाग के जो रस हैं, हमें इंसानियत रस से पैदा होती है, ये एक्सटर्नल डिवीजन से नहीं पैदा होती।
तो देश को सोचना पड़ेगा कि ये हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो सोचना पड़ेगा कि साहित्यकारों को भी, अब आप तो फेस्टिवल कर रहे हैं, हाँ। लेखक जुड़ेंगे, बात होगी, उनको भी तो आत्मचिंतन करना होगा कि इस दिशा में बिल्कुल करना होगा, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल मतलब एसेंशियल चीज है। हाँ, कि माने क्या, ऐसे अगर आप चलेंगे, ठीक है, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखिए, अपने ऊपर अड़िग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं साहब जरा नमक मिर्चा वगैरह डाल दीजिए इसमें, तो आपको डालना है कि नहीं, और आपने डाल दिया तुरंत, हाँ। तो फिर आप साहित्यकार का है। ये थोड़ी सी ये एक जो हमारे साहित्य में गिरावट आ रही है, उस दिशा में भी तो है, इस पर भी तो विचार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिनेमा वालों पे तो बहुत ही प्रेशर रहता है हाँ। कि ये काट दो, जोड़ दो, ये कमर्शियली कर दो। कुछ लोग हैं जो अभी भी अपनी वो बनाते हैं जो उनको बनाना है। और आप देख, ये सर एक क्या है, वक्त बीतने के साथ जो सत्य है वही टिका रहेगा। इसलिए बहुत वक्त बीत जाता है तो जो अच्छा फिल्म मेकर होता है या अच्छा राइटर होता है, जिसने बाहर के प्रेशर में एक्चुअल विचार नहीं बदला होता है, टिकता वही है, बाकी सब वक्त के साथ खत्म हो जाता है। तो ये अब लोगों का अपना डिसीजन है कि वो क्या करना चाहें, क्या ना करना चाहें। ठीक बात है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं साहित्य के वर्तमान परिवेश की, और चर्चा कर रहे हैं उसकी दिशा की। हालांकि बहुत बदलाव आ रहा है, जैसा हमारे दोनों साहित्य मनीषी बता रहे हैं कि किस तरीके से समसामयिकता के साथ साहित्य पर प्रभाव पड़ रहा। अनीता जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक लाइन है कि अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। माने चाहे साहित्य कला कुछ भी देखिए, कहीं कहीं दिखाई दे रहा। अब साहित्य में कोई समग्र सामग्री देखने को नहीं मिलती है। अब न खंडकाव्य मिलता है, न महाकाव्य मिलता है, न श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी जैसा कुछ देखने को मिलता है, नरेंद्र कोहली के वो जो राम के उपन्यास होते वो नहीं देखने को मिलते हैं। क्या अब साहित्य का जो उपादेयता जो इतनी बड़ी थी वो भी कहीं दूर हो रही है? देखिए, जहाँ तक आपने काव्य की बात की है, तो काव्य में छंद विधान और ये सब तो बहुत पहले टूट चुका है। ये नई कविता जब से आई है तो वो अतुकांत होती है, बल्कि अब तो प्रोस पोइट्री आ गई है। वो पूरा गद्य होता है, जब तक कवि ना बताए कविता है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कविता है। जी जी जी। तो मतलब बताना पड़ेगा कवि को कि ये कविता है, नहीं तो आप सोचेंगे कोई कहानी है या कोई किस्सा है, लेकिन उसको फिर पता चलेगा ये प्रोस पोइट्री है। तो अब उस तरह के आ गई। तो काव्य से तो इस तरह से रस चला गया कि वो आप तुक में कविता सुने हुए अरसा बीत गया, आप कौन लोग बिल्कुल ठीक है ना। तो उस तरह की चीजें तो अब जा चुकी हैं। बाकी अगर नॉवेल इसकी बात करें, ऐसा नहीं, कुछ लोग लिख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। बहुत बार इतनी शायद भीड़ है हमारे चारों तरफ, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि बहुत बार सही चीजें नहीं पहुंचती। जैसे कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लेखक, बहुत चर्चित लेखक हैं डॉक्टर असगर वजाहत, वो आ रहे हैं, उनका एक सेशन है। तो उन्होंने तुलसीदास के ऊपर एक नाटक लिखा है, महाबली। उसमें अकबर और तुलसीदास की मुलाकात है, उनके बीच बातचीत है, क्योंकि दोनों समकालीन थे। अकबर इतने पारखी थे, कैसे उन पर नजर नहीं पड़ी होगी, उसको उन्होंने फोकस करके लिखा है। तो अब जैसे इसीलिए हम लोग ये रख रहे हैं कि लोग जाने कि ऐसी चीजें भी लिख रहा है एक मुसलमान जो कि हिंदी का अध्यापक है, हिंदी साहित्यकार है। क्योंकि उनसे कई बार कई लोगों ने ये भी कहा, अच्छा उनको बताना पड़ता है, ये उर्दू के टीचर है, उनसे लोग कहते, तो कहते नहीं भाई मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। तो और वो तुलसीदास पे लिख रहे हैं। तो लोग आएंगे, जब उनको सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा। सबसे बड़ी बात, लोगों का इंटरेस्ट भी तो हो। तो अगर ऐसी चीजें हैं भी तो कई बार या तो लोगों को पता नहीं है या लोगों की दिलचस्पी नहीं है उसको जानने में। अब जैसे जो आएगा इसमें लोग सुनेंगे उनको कि चलो इन्होंने लिखा है तुलसीदास के बारे में, उन्होंने बताया है उस नाटक में कि महाबली बादशाह नहीं होता है। अकबर को महाबली कहलाने का बड़ा ये था ना, उनको कहा जाता था एक लेखक होता है महाबली, क्योंकि तुलसीदास कभी अकबर के दरबार में नहीं गए, तो उन्होंने इनकार किया हमेशा। तो ऐसी चीजों को लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत पता नहीं है। शायद कानपुर में जब कल ये परसों हो ये प्रोग्राम, तब लोगों को पता चले कि डॉक्टर असगर वजाहत ने कोई महाबली नाटक लिखा है तुलसीदास के ऊपर। तो
है ठीक है, हर वक्त कालजयी चीजें तो वैसे भी कभी कभी ही आती हैं काल में, हमेशा राग दरबारी नहीं लिखा जाएगा और हमेशा कोई ऐसी कृति नहीं होगी कि जो ये लिखी जाए, आएगा कभी कभी आएगा, लेकिन जब चीजें लिखी जा रही तो लोग उनको नोटिस करें, उनके बारे में बात करें, उनकी चर्चा करें एटलीस्ट। तो हमारा फेस्टिवल का मकसद भी यही है कि हम ऐसी चीजें हो जो लोगों को पता तो चले कि लिखी जा रही है, नहीं तो लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ लिखा भी जा रहा है। ठीक बात। तो ये है, हो रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। जब आप जैसा कि अभी अनीता जी कह रही थी, क्या आप जब लिटरेचर फेस्टिवल के लिए गेस्ट का चयन करते हैं, जी जी, साहित्यकारों का चयन करते हैं, जी जी, क्या ध्यान रखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि बाजारी संस्कृत से दूर रहने वाले साहित्यकार आपके पास आए, जो समग्रता है वो परखने वाले लोग आए, समाज को समृद्धि बनाने वाले आए? कैसे आप चयन करते हैं? क्योंकि बहुत से लोग की एक शिकायत भी होती है कि अब हमको नहीं रखा। हाँ। इस बार कहते भी है तो कहते वो खाली एक कानपुर में पंकज जी को रख लिया आपने, हाँ। और किसी को नहीं रखा। बड़ी शिकायत भी लोगों को रहती है। क्या क्या चयन का आपका प्रक्रिया रहती है? क्या? मैं उल्टा जवाब देना शुरू करता हूँ। हाँ जी, शिकायत से जी। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्या है कि हम लोग हर साल ये कोशिश करते हैं जी कि फेस्टिवल शुरू होने से पहले कानपुर की जो टैलेंट है जी उसको एक मौका दिया जाए। तो हर साल एक ओपन माइक होता है जिसमें पहली बार कानपुर के राइटर्स बुलाए गए थे, जी। और आई एम श्योर जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो रहे होंगे उसमें, क्योंकि अगर साहित्यकार हैं वो तो। एक बार कविता का प्रोग्राम किया गया था फेस्टिवल शुरू होने से पहले ही जी, कानपुर के लोगों को मंच देने के लिए। अब की बार हम लोगों ने स्कूल्स के लिए करवाया था एक स्किट कंपटीशन कानपुर और फ्रीडम स्ट्रगल पे। तो 8-10 स्कूल 10-10 मिनट का नाटक तैयार करके लाए थे। ये सब कानपुर के लोगों के लिए मौका है। अब थोड़ा ये बात सही है कि वो लोग कहते हैं कि मेन प्रोग्राम में कैसे हमें मौका दिया जाए। तो ये तो एक मित्र ने कल कहा था कि अगर ऐसा होगा तो जयपुर लिटफेस्ट में तो जयपुर वाले ही बोलेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा फिर। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था, सारा मकसद ये है, जो आपने भी बड़े इंपॉर्टेंट शब्द बोले कि जो समग्र रूप से हैं, जो अपने क्षेत्र में जेन्युइन लोग हैं, जो आपने भी बात कही ना कि पुराने साहित्य में ऐसा क्यों, नए में क्यों। मुझे लगता है पुराने साहित्य में एम्पैथी बहुत थी। एम्पैथी मतलब प्रेमचंद अगर लिख रहे थे जिस जीवन के बारे में, उसको वो तजुर्बा भी कर रहे थे। तजुर्बा भी कर रहे हैं। गांधी जो करते थे वो करते थे, कहते नहीं थे, वो करते थे। हमारे ख्याल से आज क्या हो गया है कि लोग जो लिख रहे हैं उससे बहुत दूर हैं। तो हम लोग उन लोगों को लाते हैं जो उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं। उनको जब असगर साहब लिखते हैं तो असगर साहब डूबे हुए हैं। हमारे पास रुद्रांशु मुखर्जी जो चांसलर हैं अशोका के, वो 1857 पे उनसे ज्यादा रिसर्च किसी ने नहीं करी। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से अपना डिलीट करके आए थे। तो जब आशुतोष राणा आते हैं तो एक्टिंग में डूबे हुए हैं। सही बात। सिर्फ एंटरटेनमेंट और सिर्फ ताली बजवाने का मकसद नहीं है। तो हम लोग ढूंढते उनको हैं जो अंग्रेजी में शब्द ना सॉलिड, जो सिर्फ जिनमें दिखावा कम है और काम सॉलिड। ठीक बात। अब की बार की भी गेस्ट लिस्ट हमारी ऐसी है। ऐसी है, ठीक। मैं कुछ नाम आपको बता ही देता हूँ। जी बताइए। एक यतीन मिश्रा जी हैं। यतीन मिश्रा जी, हाँ, आप सब जानते हैं, लेखक हैं। उनका लता जी और गुलजार साहब इन सबसे बड़ा सबका है। और लता जी पे उन्होंने बायोग्राफी लिखी है। वो आ रहे हैं लता सुरगाथा नाम के सेशन में। ठीक बात। अब उनसे ज्यादा अच्छा लता जी के बारे में कौन बता पाएगा। हमारे पोट्री सेशन में पंकज जी अकेले नहीं है, पंकज चतुर्वेदी जी तो हैं ही, एंड आई एम श्योर कानपुर के बेस्ट कवि हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, उसमें दो राय नहीं है। और उनके साथ सर्वजोत सिंह बहल जी आ रहे हैं। वो कोई भी यूट्यूब पे उनको सर्च कर सकता है। पार्टीशन पे उनकी हिंदी की कविताएं बिल्कुल अलग बेंचमार्क हैं। डॉक्टर संजय गर्ग हैं, वो लास्ट ईयर उन्होंने कॉइन्स के सारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री बताई थी। वो बड़े पाए के शायर भी हैं। एक दूसरे सेशन में सोपान जोशी आ रहे हैं, जो कि प्रभास जोशी जी के पुत्र हैं और बहुत ही अच्छा, प्रभास जोशी जी के पुत्र हैं वो। और वो कमाल के हैं, वो फुटबॉलर भी हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं और फ्री व्हीलिंग थिंकर हैं। जल थल मल नाम की उनकी किताब है बड़ी मशहूर, जिसने एक नया डायमेंशन खोलती है।
बाकी हमारे 3 खास मेहमान जो आ रहे हैं जी, एक तो कव्वाली है शनिवार की शाम को, वो कुतुबी ब्रदर्स आ रहे हैं जो निजामुद्दीन के गुरु थे फरदुद्दीन गन शकर और उनके गुरु थे बख्तियार काकी, कुतुब बख्तियार काकी। उनके सिलसिले में 700 साल से उनका परिवार कव्वाली गा रहा है। तो सूफीज्म तो उस दिन मेरे ख्याल से एक नया डायमेंशन होना चाहिए। अमित सियाल कहाँ, महमूद फारूकी, हाँ, अमित सियाल जो है कानपुर के शीलिंग हाउस के ही पढ़े हैं, वो बहुत बड़े एक्टर बन गए, अभी महारानी में भी थे। हाँ, तो उन्हीं के नाम पे तो आपने कानपुर का भौकाल सत्र रख दिया। कानपुर का भौकाल सत्र ये इसका मकसद हम नहीं सोचता है। हाँ। मैं अभी आज आपका देख रहा था प्रेस रिलीज। कानपुर बड़ा पॉपुलर शब्द है ना, बड़ा भौकाल है उनका, भौकाल है। तो इतना बड़ा कानपुर का लड़का उठ के इतना बड़ा एक्टर बन गया कि वो महारानी में ये रोल कर रहा है। तो मैंने आपको ये सिंबॉलिक बनाया कि कानपुर का भौकाल ये है, जरा ये है, ये भी है। सिर्फ थूकना और गाली देना नहीं, गाली देना नहीं है, लेकिन उसका भौकाल है, असलियत है, असलियत सॉलिड बिल्कुल है। अगर मान लीजिए कानपुर को झाड़े रहो कलेक्टरगंज कहा जाता है तो है, इसमें दो राय नहीं है। तो विशाल भारद्वाज जी आ रहे हैं रेखा भारद्वाज जी के साथ, तो सब जानते हैं उनको, कितने बड़े फिल्म मेकर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो। तो ये वो लोग हैं जो आप कह रहे थे समग्र वाले हैं, ये जी, एक दिशा में नहीं चलते। चलिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन लास्ट सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं जिक्र करना चाहूंगा, जी बताइए, जिसको कहते हैं दास्तान गोई। महमूद फारूकी साहब जो हैं, जो हिस्टोरियन हैं, और उन्होंने ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जो उर्दू की होती थी जैसे, तो वो उसको रिवाइव किया हिंदुस्तान में। ठीक बात है। तो वो कर्ण पे दास्तान लेके आ रहे हैं। मेरा ख्याल है महमूद फारूकी दास्तान गोई कर रहे हैं कर्ण पे, तो अब सारे सवालों के जवाब ये हो गए, सारे भेद मिट जाते हैं यहाँ। हाँ, वेरिएशन देखिए, डॉक्टर वजाहत तुलसीदास पे करेंगे और महमूद फारूकी कर्ण पे करेंगे। ये बहुत अच्छी तो बात है। हाँ, हम लोग कितने अलग अलग पर्सनैलिटी और उनके काम को लेकर एक मंच पे आते कि आप बजाय इसके कि कानपुर के लोगों को रेपिटेटिव सुनते रहे, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं कानपुर के लोग उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे दिशा मिलती है, निश्चित रूप। अपने शहर के लोग को तो आप कभी भी सुन ही सकते हैं। कभी जैसे ये फेस्टिवल होते हैं, इनमें कभी आप लोग जो गुम होता साहित्य है, जैसे कि बाल साहित्य है, अब वो नहीं दिख रहा है। पहले चंदा मामा, चंपक, इस तरीके की पत्रिकाएं भी निकलती थी, वो भी निकलना बंद हो गई है। और दूसरी चीज अगर आप ये देखिए तो बाल साहित्य भी नहीं लिखा जा रहा, जबकि बाल साहित्य बड़ा समृद्ध था। हम लोग बाल साहित्य की खूब कविता पढ़ते थे। कभी कभी क्या ये फेस्टिवल्स में इनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगली बार कर लेंगे सर। अभी तो हमारा ये नए चौथा ही है। बहुत अच्छा सुझाव है, इसको होना चाहिए। मेरा सुझाव क्या है, मैं तो जो देख सुन रहा हूँ मैं बिल्कुल बहुत जरूरी है सर ये सब चीजें। तो दूसरा एक सवाल और है, अब आप जाते जाते तो आपसे बात ये भी बताइए कि नई पीढ़ी को कैसे जोड़े है साहित्य से, क्योंकि नई पीढ़ी जो है अभी भी आप देखिए वो कैरियर ओरिएंटेड हो गई है। 10वीं से लेकर के ही सोचने लगते हैं हमको इंजीनियर बनना, ये माता पिता का भी प्रेशर है, साहित्य की ओर उसका रुझान ही नहीं पा रहा। उसके लिए कुछ करना चाहिए बिल्कुल क्या? ये सारा लिटरेचर जो है यहाँ पे या लखनऊ में या जयपुर में भी या और जगहों पे भी, ये एक बैक ऑफ द माइंड में हम लोग को ये रहता है कि ये जो लोग ग्रोन अप हैं उनको तो है ही उनके लिए, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनका लिए पर्पज ये कि उनको किस तरह से एक्सपोजर दें। इसीलिए लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि रेंज रख देते हैं कि आपको साहित्य भी मिल रहा है, सिनेमा भी मिल रहा है, म्यूजिक भी है, तो आप अपनी रुचि देखो और जिस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना हो करो और मिलो इन लोगों से, इंस्पायर हो। ठीक बात है। लेकिन क्या इस तरीके के फेस्टिवल्स वगैरह कुछ विद्यालयों में भी कुछ होने चाहिए? नहीं सर, फर्क तो पड़ता है। तो अगर जैसे कि आप इतना प्रयास आप कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो अगर इस दिशा में भी कोई फोकस हो तो जी तो कोशिश करते रहते हैं। उसी की वजह से स्किट फेस्टिवल किया था, विद्यालयों को वर्कशॉप की जाए, जो लोगों को बताया जाए, जो बहुत से बच्चे लिखना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं, बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं। खैर चलिए, आप लोगों से बहुत चर्चा हो रही है। आखिरी सवाल अनीता जी, इस बार कानपुर का फेस्टिवल जो है क्या नया देने जा रहा है कानपुर को या साहित्य जगत को? हम जैसा कि अभी बात हुई हमारे सेशन की, तो नया ही है कि इस तरह की जैसे दास्तान गोई एक नई चीज है, कर्ण के ऊपर सुनने को मिलेगी। तुलसीदास का जो सेशन है वो बहुत डिफरेंट तरीके से पेश किया जाएगा। उसमें लेखक से बातचीत के अलावा
वो जिस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा वो अपने आप में एक डिफरेंट तरीका होगा किसी सेशन को करने का। ठीक है। और सारे सेशन है नए तरीके से ही चीजें उसमें होंगी। कव्वाली वगैरह भी है, वो भी है, लोग आएंगे उसको देखेंगे तो उन्हें नयापन लगेगा। और बाहर जो एग्जीबिशन है उसमें हमने जब्त शुदा किताबें लगाई है कि लोगों को पता चले कि ये किताबें जब्त हुई थी। तो वो एग्जीबिशन भी अपने आप में बहुत नई चीज है। जी जी। वाजपेयी, आखिरी सवाल जी सर, बहुत ही संक्षेप में। जी सर, भविष्य के लिए भी आपको सोच रहे हैं कि हमको और ये करना चाहिए जिससे हमारा जो साहित्य का विस्तार हो, लोकप्रिय हो, साहित्य सृजन की दिशा में और तेजी के साथ आगे बढ़ सके? सर ये जब पहली बार करवाया था 2018 में तो हम लोग सोच रहे थे 50-60 लोग आ जाएंगे जी, तो काफी हो जाएगा जी, तो मेहनत सफल हो जाएगी। तो 200 लोग आ गए जी, तो अभी लोग बढ़ ही रहे हैं और यूथ जुड़ रहा है जी। तो अभी फिलहाल तो आज की तारीख में मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं, क्योंकि सारे मेहमान और गेस्ट हमारे आ जाएं और सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं, फिर सोचेंगे नया कुछ लाएंगे। और ये सब आपके विचार बड़े महत्वपूर्ण है, इनको हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, देखते हैं कैसे इस तरह से। एक फायदा हुआ है जी कि पिछले वर्ष में कानपुर में 3 अलग अलग जगह पे लिटरेरी फेस्टिवल हुए हैं जी। एक कानपुर यूनिवर्सिटी ने एक दिन का कथा संगम करवाया था और IIT कानपुर ने अपने लेवल पे शुरू किया है। अक्षर तो ये सर सब इसी लिटरेरी फेस्टिवल के चलते एक स्कूल करवा रहा है, आशुतोष राणा जी को बुला रहा है 23 तारीख को। जी जी। तो ये सब बढ़ेगा सर, धीरे धीरे लोग आएंगे तो मैं फिर पीछे हो जाऊंगा, बाकी लोग नहीं पीछे नहीं, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपको बहुत बहुत, और बहुत अच्छे ढंग से आपने विचार भी प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से साहित्य का सृजन, उसका विस्तार, उसके नए आयाम, उसकी नई ऊर्जा, उसके नई स्फूर्ति, उसकी नई दिशा अब तो आगे बढ़नी ही चाहिए। और साहित्य समाज में जो पौष्टिकता लाता है, जो मानसिक खुराक को पूरा करता है, वो तभी संभव है जब साहित्य स्वस्थ हो। और उस स्वस्थ को बनाने में, स्वच्छ बनाने में कानपुर का फेस्टिवल लिटरेचर महान योगदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।